हेलो एवरीवन। आज हम समझने जा रहे हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस में पोस्ट स्ट्रक्चरल थियरी के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, which means that both of these are considered to be the same thing or imply the same idea। तो इसलिए अगर मैं कहीं पोस्ट मॉडर्न वर्ड का यूज करूंगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में इमर्ज हुआ ड्यूरिंग द 1980s। हालांकि इन द जनरल पर्सपेक्टिव इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था टुवर्ड्स द 1960s एंड 70s इन फ्रांस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर तो स्टडी करते हैं, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अपने आप को थियोरी नहीं मानता है, बल्कि ये तो अपने आप को एक एटीट्यूड या अप्रोच मानता है जिसका मेन पर्पस है मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल रिलेशंस थियोरी को चैलेंज करना, जिसमें मेनली आती है रियलिस्ट एंड लिबरल थियोरी। और ऐसी ही थियोरीज को तो क्रिटिकल थियोरीज कहा जाता है। ये थियोरीज जो मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल थियोरीज हैं उनको चैलेंज करती हैं, उनको क्रिटिसाइज करती हैं। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक क्रिटिकल एटीट्यूड है। थियोरी अपने आप को कहलाना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों है ये हम आगे चलकर भी जानेंगे। एक्चुअली 1980s के दौरान कुछ ऐसी थियोरीज इमर्ज होती हैं जिनका मानना था कि लिबरलिज्म और रियलिज्म दोनों ही फॉल्टी हैं, दोनों ही इंटरनेशनल रिलेशंस को सही ढंग से एनालाइज नहीं कर पा रही हैं। तो इस वजह से काफी सारी नई थियोरीज इमर्ज हुई, जिनमें से एक थी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। और ये इंस्पायर थी काफी सारे थिंकर्स के आइडियाज से, जिनमें आते हैं जाक डेरिडा, मिचेल फूको, जॉ फ्रांसवा लियोटा और जूडिथ बटलर। और इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में जिन थिंकर्स ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के प्रति कंट्रीब्यूशन दिया वो हैं रिचर्ड के एशले, जेम्स ड डेराइन, माइकल शपीरो एंड लेने हैंसन। तो अब बात आती है कि पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है क्या, या उत्तर संरचनावाद है क्या। ये एक ऐसा नजरिया या एटीट्यूड है जिसका मानना है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव। कोई ऐसा दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव नहीं है जो बिल्कुल सही है या बिल्कुल सही होने का क्लेम करता है। और इसी बात को हम समझते हैं जॉन फ्रांसवा लियोटा की एक स्टेटमेंट से, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को एज इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। अगर आप इस स्टेटमेंट को समझ लोगे तो आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को समझ लोगे इंटरनेशनल रिलेशंस में। सुनने में तो ये लाइन एक बहुत भारी भरकम सी स्टेटमेंट लग रही है, तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर देती हूं इनटू सिंपल वर्ड्स। इनक्रेड्यूलिटी का मतलब होता है डिसबिलीफ, किसी चीज को क्वेश्चन करना। और मेटा नैरेटिव्स क्या होती हैं, मैं सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझाऊंगी। मेटा नैरेटिव्स, जिनको ग्रैंड थियोरीज भी कहा जाता है, ये ऐसी थियोरीज होती हैं जो ट्रूथ को या सच्चाई को एक्सप्लोर करने की बात करती हैं। ये थियोरीज अपना एक नैरेटिव प्रेजेंट करती हैं, एक सेट ऑफ आइडियाज प्रेजेंट करती हैं, और उसके थ्रू ये बताने की कोशिश करती है कि यही चीज सच्चाई है जो हमने बताया है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में रियलिज्म थियोरी और लिबरलिज्म थियोरी मेटा नैरेटिव्स का एग्जाम्पल है। रियलिज्म क्या कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ स्ट्रगल फॉर पावर, अनार्की है, सेल्फ हेल्प है, देशों को सिक्योरिटी चाहिए, स्टेट्स के बीच में स्ट्रगल चलता रहता है पावर का। वहीं लिबरल थियोरी कोऑपरेशन की बात करती है कि स्टेट्स के बीच में तो कोऑपरेशन होता है, इंडिविजुअल फ्रीडम की भी ये बात करती हैं। तो अपने अपने तरीके से ये दोनों ही थियोरी सच्चाई को एक्सप्लोर करती हैं, ट्रूथ को एक्सप्लोर करती हैं, रियलिटी बताती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। और इसी बात को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्वेश्चन करता है। ये मानता है कि कोई एब्सोल्यूट रियलिटी जैसी चीज है ही नहीं, तो इसको हम एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं। तो ये होता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म। इससे ज्यादा इजी तरीके से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को नहीं समझाया जा सकता। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म किसकी बात करता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर हमने समझना है तो हम कैसे समझें। ये फोकस करता है ऑन द रोल ऑफ डिस्कोर्स एंड लैंग्वेज। डिस्कोर्स और लैंग्वेज के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने की बात करता है।
डिस्कोर्स क्या होता है ये हम आगे चलकर समझने वाले हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को हम इंटरनेशनल रिलेशंस में डिफरेंट थीम्स के थ्रू समझते हैं। ये तो सिर्फ एक नजरिया पेश करती है इंटरनेशनल रिलेशंस का, विच आर एक्सप्लोर्ड थ्रू सेवरल थीम्स, और वो थीम्स हैं पावर नॉलेज रिलेशन, डिस्कोर्स, डिकंस्ट्रक्शन, डबल रीडिंग, जीनियोलॉजी, इंटरटेक्चुअलिटी। तो सबसे पहली थीम है पावर नॉलेज रिलेशन, जो कि प्रभावित है मिचेल फूको के वर्क से। फूको मानते थे कि वो लोग गलत हैं जो ये कहते हैं कि पावर और नॉलेज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि इनके बीच में तो एक क्लोज रिलेशन है, क्योंकि पावर या शक्ति ही है जो नॉलेज को प्रोड्यूस करती है। नॉलेज डिपेंड करती है पावर पर, और वो एग्जिस्टिंग पावर रिलेशंस को रीइंफोर्स करती है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट तो मानते हैं कि ट्रूथ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, बल्कि जिसे हम ट्रूथ या सच समझते हैं वो एक सेटिंग होती है। जिसके पास भी पावर होती है वो ही ट्रूथ की सेटिंग करता है या उस सच को कंस्ट्रक्ट करता है। सो एज अ रिजल्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज एग्जिस्ट करते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित या डिटरमाइन किए जाते हैं? पावर रिलेशंस द्वारा। जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो अपने हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को और नॉलेज को डिसाइड करते हैं। और आयर के पर्सपेक्टिव में इस थीम को यूज किया है सिंथिया वेबर ने। तो ये मानती है दैट नॉलेज पावर के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये पावर का ही एक इंटेग्रल पार्ट है। इसको आयर के पर्सपेक्टिव में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा सकता है। वेस्टर्न स्कॉलर्स जिनके पास पावर है, उन्होंने नॉलेज का यूज करके लोगों के माइंड में एक ये पर्सपेक्टिव डालने की कोशिश की है कि नॉन वेस्टर्न लोग तो इंफीरियर हैं, बैकवर्ड होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं और कई बार तो एग्रेसिव नेचर के होते हैं। नॉलेज का प्रयोग करके जो पावर में है वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए नॉलेज जो है वो पावर का ही एक पार्ट है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बायो पावर का। ये कॉन्सेप्ट भी फूको द्वारा ही दिया गया था, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू वो बताते हैं कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं वो ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज करती हैं जिसके थ्रू वो अपने सब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकें और उनको डोमिनेट कर सकें। और इसका वो एग्जांपल देते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल के थ्रू नेशन स्टेट्स क्या करती हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल को स्टेट सपोर्ट करती हैं, उसके लिए नॉलेज और अवेयरनेस फैलाती हैं समाज में। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल का रियल पर्पस क्या है? रियल पर्पस ये है कि जितनी कम पॉपुलेशन या जनसंख्या होगी उतना ही इजीली स्टेट्स अपने सिटीजन्स को कंट्रोल और रेगुलेट कर पाएंगी। ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर पाना एक नेशन स्टेट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए दे प्रमोट पॉपुलेशन कंट्रोल। सो दिस इज द थीम ऑफ पावर नॉलेज रिलेशन, जो कि मानती है कि नॉलेज पावर का ही एक पार्ट है और नॉलेज को एज अ टूल यूज किया जाता है पावर द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट थीम आती है डिस्कोर्स। ये मानती है कि लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंस है और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर लैंग्वेज ना हो तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश कर पाएगा? और इसी से रिलेटेड है डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट। डिस्कोर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा मीनिंग को या मतलब को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। एक स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है ये प्रोड्यूस किया जाता है डिस्कोर्स द्वारा। इसके द्वारा आइडेंटिटीज को भी बनाया जाता है। किसी इवेंट को क्या मीनिंग देना है ये डिस्कोर्स पर ही डिपेंड करता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो सपोज कर लीजिए एक कंट्री है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल सूडान है। वहां पर दो ट्राइबल कम्युनिटीज आपस में लड़ रही हैं और एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को खत्म कर रही है। तो अगर उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस प्रकार प्रोजेक्ट किया जाता है कि सूडान में एक जेनोसाइड चल रहा है, तो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ में आ जाएगी। इस इवेंट को कवरेज मिलेगी, नेशंस क्रिटिसाइज करेंगे, इस लड़ाई को एंड करने की बात करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने की बात करेंगे। बट ऑन द अदर साइड अगर जेनोसाइड की बजाय ये कहा जाता है कि सूडान में दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है
उसे जेनोसाइड का नाम नहीं दिया जाता। तो ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई खास एक्शन नहीं लेगी, ना ही इवेंट को कवरेज मिलेगी, पब्लिक ओपिनियन भी स्ट्रांग नहीं होगा। तो एक इवेंट को, जो कि इस केस में है दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई, उसको क्या मीनिंग देना है, ये डिपेंड करता है डिस्कोर्स पर, और इसी सिस्टम के थ्रू मीनिंग्स को प्रोड्यूस किया जाता है। और इसीलिए ये मानता है कि वर्ड्स की पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं। किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं वो ऐसे ही नहीं यूज किए जाते हैं, वो न्यूट्रल नहीं होते हैं, बल्कि उनका एक मीनिंग होता है। दे आर मेंट टू प्रोड्यूस समथिंग। तो हर शब्द का एक इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, एक इवेंट को दो डिफरेंट वर्ड से डिफाइन किया गया, लेकिन दोनों का ही इम्प्लीकेशन डिफरेंट था। सो एक इवेंट को क्या मीनिंग देना है, ये डिस्कोर्स पर डिपेंड करता है, जिसके थ्रू मीनिंग्स को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट थीम इज डीकंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्पायर्ड है जाक देरिडा के आइडियाज से, हु वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर। उनका मानना है कि एक लैंग्वेज डाइकोटमी से बनती है। अब ये डाइकोटमी क्या होती है? मतलब दो अपोजिंग व्यूज, दिन रात, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। आईआर के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड। तो ऐसे व्यू पॉइंट्स जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, इन्हीं को कहते हैं डाइकोटमी। तो लैंग्वेज जो होती है वो डाइकोटमी से बनती है, और डाइकोटमी का यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए कि एक सुपीरियर है, उसके पास सारा प्रिविलेज है, वो बेटर है, और जो दूसरा है वो इंफीरियर है। लाइक डेवलप्ड एंड द अंडर डेवलप्ड, इसमें डेवलप्ड सुपीरियर है, अंडर डेवलप्ड इंफीरियर है। मॉडर्न को सुपीरियर दिखाते हैं, प्री मॉडर्न को इंफीरियर दिखाते हैं। तो बहुत ही क्लेवर तरीके से डाइकोटमी का यूज करके वेस्टर्न पावर्स अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती हैं। वो ये शो करती हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, हमारे जो सिस्टम हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दूसरों के मुकाबले सुपीरियर हैं। और इसीलिए ये डाइकोटमीज न्यूट्रल नहीं है। इनका यूज करके कुछ दिखाने की कोशिश की जाती है, जो कि मैंने अभी बताया है। और इसी प्रकार इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं और रिलेशंस है वो भी आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड हैं। उनको बनाया जाता है थ्रू द यूज ऑफ दीज वेरी डाइकोटमीज, जिसका एग्जाम्पल है नॉर्थ साउथ डिवाइड। और डीकंस्ट्रक्शन यही दिखाता है कि कैसे डाइकोटमीज को यूज किया जाता है और आर्टिफिशियली कॉन्सेप्ट्स को, रिलेशंस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसका यूज किया जाता है किसी को सुपीरियर दिखाने के लिए और किसी को इंफीरियर दिखाने के लिए। और इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस को ये स्टडी करना चाहिए कि डाइकोटमी कैसे क्रिएट करी गई, कैसे वेस्टर्न ईस्टर्न डिवाइड या नॉर्थ साउथ डिवाइड या सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड डिवाइड, डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड डिवाइड या डोमेस्टिक फॉरेन डिवाइड कैसे क्रिएट किया गया। दिस इज व्हाट डीकंस्ट्रक्शन इज। इसी के साथ एक रिलेटेड थीम है डबल रीडिंग की। ये भी जाक देरिडा द्वारा दी गई है, जिसमें वो कहते हैं कि हमें हर टेक्स्ट की डबल रीडिंग करनी चाहिए, उसे 2 बार रीड करना चाहिए। क्योंकि पहली रीडिंग में तो हम एक टेक्स्ट के मीनिंग को समझते हैं, लेकिन जब हम उसे दूसरी बार रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसमें क्या पॉइंट्स ऑफ इंस्टेबिलिटी हैं। एक तरीके से हमें पता चलेगा कि उसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या हमें पता चलेगा उस टेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस में डबल रीडिंग को जिन्होंने यूज किया वो है रिचर्ड एशले। उन्होंने पहली रीडिंग में अनार्की और सॉवरेनिटी को पढ़ा तो उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई। उन्हें ऐसा लगा कि ये दो अपोजिंग व्यूज हैं। लेकिन जब उन्होंने इनकी डबल रीडिंग करी तो ये पाया कि दोनों में इतने भी डिफरेंसेस नहीं है। तो इसीलिए हमें एक टेक्स्ट को 2 बार रीड करना चाहिए। इससे हमें उस टेक्स्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। नेक्स्ट थीम इज जीनियोलॉजी। ये भी फूको का एक कॉन्सेप्ट है और इसी एजम्पशन पर बेस्ड है कि ट्रूथ जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि जो एग्जिस्ट करता है वो है रेजीम्स ऑफ ट्रूथ या ट्रूथ का सिस्टम। बल्कि पावर और ट्रूथ तो हिस्ट्री के थ्रू डेवलप करते हैं, विच मीन्स कि अगर हमें प्रेजेंट को समझना है तो हमें पास्ट की स्टडी करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में
अगर हमें क्लाइमेट चेंज को समझना है तो हमें क्लाइमेट चेंज की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हुई और उन कॉन्फ्रेंसेस में किन किन लोगों को चांस दिया गया बोलने का। क्या सिर्फ स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ही बोले या सिविल सोसाइटीज के लोगों को भी मौका मिला बोलने का? क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए पास्ट में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड? तो इसलिए पास्ट इवेंट्स की स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें और भी चीजें हैं, बट इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में इतना ही काफी है। देन द फाइनल थीम इज इंटरटेक्सचुअलिटी, जो कि डेवलप की गई थी जूलिया क्रिस्टेवा द्वारा, जो कि कहती है कि सोशल वर्ल्ड या सामाजिक दुनिया जो है वो टेक्स्ट से बनती है। और आईआर के पर्सपेक्टिव में इसका मतलब ये होगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स टेक्स्ट से बना है और हर टेक्स्ट एक इंटर टेक्स्ट फॉर्म करता है, which means that a text is connected to the text that came before them. एक टेक्स्ट उससे पहले के जो टेक्स्ट आए हैं उनसे कनेक्टेड है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना चाहते हो, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है और लीग ऑफ नेशंस का जो कॉवेनेंट है, उसके टेक्स्ट एक दूसरे से सिमिलर हैं एज दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। लीग ऑफ नेशंस खत्म हुआ तो यूनाइटेड नेशंस आया, इसीलिए दोनों के जो टेक्स्ट हैं वो सिमिलर हैं। इसके अलावा इंटरटेक्सचुअलिटी में क्या किया जाता है, इमेजेस को भी इंटरप्रेट या एनालाइज किया जाता है और ऐसे इवेंट्स को भी इंटरप्रेट किया जाता है जिनके बारे में ज्यादा ना लिखा जाता है ना बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो देशों के लीडर्स आपस में मिलते हैं और फाइनेंशियल कॉपरेशन की बात करते हैं, तो वो ना ही सिर्फ फाइनेंशियल कॉपरेशन की बात कर रहे हैं बल्कि दूसरी स्टेट्स को ये सिग्नल भी भेज रहे हैं दैट दे आर टुगेदर। तो इवेंट्स को, इमेजेस को इंटरप्रेट किया जाता है। इसके अलावा इसका एक और वेरिएशन है जो पॉपुलर कल्चर से रिलेटेड है। इसका मानना है कि फिल्म्स के थ्रू, ड्रामास के थ्रू या फोटोग्राफी के थ्रू भी एक स्टेट का परसेप्शन कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो अमेरिकन स्पाई मूवीज होती हैं, उनमें यूजुअली अमेरिका की एक अच्छी इमेज दिखाई जाती है, उन्हें प्रोग्रेसिव दिखाया जाता है, साइंटिफिक दिखाया जाता है। वहीं अफ्रीका के देशों को अनसिविलाइज्ड, बैकवर्ड और रिग्रेसिव दिखाया जाता है। या जो पहले की मूवीज थी वो सोवियत यूनियन को एज अ विलन प्रोजेक्ट करती थी। मतलब टीवी शोज, फिल्म्स, बुक्स, नॉवेल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, जर्नलिज्म, इनका यूज करके भी एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस इन एस्पेक्ट्स की स्टडी को इग्नोर करती है। जेम्स डेरियान जो हैं वो स्पाई नॉवेल, जर्नलिज्म और एकेडमिक्स को एनालाइज करने की बात करते हैं, whereas जो माइकल जे शपीरो एंड सिंथिया वेबर हैं, ये मानते हैं कि टेलीविजन शोज, फिल्म्स एंड फोटोग्राफी को भी एनालाइज करना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे पॉपुलर कल्चर को यूज करके भी परसेप्शंस क्रिएट किए जाते हैं। सो आईआर शुड एम्फसाइज अपॉन इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, इवेंट्स एंड पॉपुलर कल्चर। तो ये होता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज भी किया गया है और ऐसा होना ही था क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थियोरीज को चैलेंज करता है। इसके बारे में ऐसा ही एक क्रिटिसिज्म ये है कि इसको कहा गया है कि इट्स टू थियोरेटिकल। ये खुद को एक थियोरी नहीं मानता है, लेकिन है ये बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल एंड इट्स फार फ्रॉम रियलिटी, रियल वर्ल्ड से बहुत परे है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये इररेलेवेंट है, इसकी रेलेवेंस लिटरेचर में ज्यादा है। लेकिन ये अपने आप में एक अलग एटीट्यूड या अप्रोच है जो ये मानता है कि ट्रूथ जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। इसके लिए वो अलग अलग तरीके सजेस्ट करती है, जैसे कि इंटरटेक्चुअलिटी है कि टेक्स्ट को एनालाइज किया जाए, इमेजेस और इवेंट्स को एनालाइज किया जाए, साथ ही साथ जीनियोलॉजी पे फोकस किया जाए, प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए पास्ट की स्टडी की जाए, डाइकोटमीज कैसे वर्क करती हैं उसको स्टडी किया जाए, डिस्कोर्स पर और पावर नॉलेज रिलेशन पर फोकस किया जाए। तभी हम इंटरनेशनल रिलेशंस को एक प्रॉपर वे में समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो एग्जिस्ट करता है वो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से है, वो एक पावर पर्सपेक्टिव से एग्जिस्ट करता है। अभी तक जो पावरफुल लोग हैं या जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो अपने नजरिए से इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रेजेंट कर रही हैं।
So we need to challenge that. That's why it questions the narratives. जो narratives exist करते हैं and makes us rethink about the concepts and relations that exist in international relations. तो ये था पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस. होप इट वाज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं पोस्ट कलोनियलिज्म या पोस्ट कलोनियल थियोरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.